नमस्कार साथियों। साप्ताहिक विमर्श के इस पहले सत्र में, ओपनिंग सत्र में आप सबका खूब स्वागत है। इस सत्र के शुरुआत से पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। इस साप्ताहिक विमर्श के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर, रिपब्लिक डे से बेहतर कोई और टाइम नहीं हो सकता था, क्योंकि जो रिपब्लिक का आइडिया है ना, ये दो जिन बुनियादी मूल्यों पर खड़ा है जिससे कोई एक रिपब्लिक बाकी सब तरह के शासन प्रणालियों से, बाकी सब तरह के राज्यों के प्रकार से अलग होता है, वो दो बुनियादी मूल्य जिनसे कोई गणतंत्र राजतंत्र से अलग होता है, धर्मतंत्र से अलग होता है, वो दो बुनियादी मूल्य मेरे समझ में आजादी और सहिष्णुता है, फ्रीडम और टॉलरेंस। न्यूटन नाम का एक दार्शनिक कहता था, दार्शनिक भी था न्यूटन और साइंटिस्ट भी है, साइंटिस्ट के तौर पर उसको आप ज्यादा जानते हैं। उसने कार्टेशियन जो फिजिक्स थी उसको रिप्लेस किया। डेकार्त नाम का एक दार्शनिक था, उसकी फिजिक्स को न्यूटन ने रिप्लेस किया, उसको हटाया, उस पर संशोधन किया। उस न्यूटन नाम के वैज्ञानिक या दार्शनिक का कहना था कि अगर उसको बल और गति, फोर्स और मोशन, ये दो चीजें मिल जाएं तो पूरी दुनिया बना सकता है। उसका मानना यह था कि पूरी दुनिया की व्याख्या, बाकी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उन सारी घटनाओं की व्याख्या केवल गति और बल के नियमों से हो सकती है। वो मानता था कि जो भगवान नाम की सत्ता है, भगवान को मानता था, भगवान नाम की सत्ता है, उसने दुनिया में यही बल और गति के नियम डाल दिए और उसके बाद दुनिया इन्हीं नियमों से अपने आप एक मशीन की तरह चल रही। ठीक वैसे अगर आप मुझे कहें कि आज हमारी जो दुनिया, जिसमें लोकतंत्र है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, बहुत सारी बड़े बड़े मूल्य जिनकी आप बात करते हैं, ये सब है, बहुसंस्कृतिवाद है, बहुलवाद है, संसद है, चुनाव है, आप कहीं पूरी दुनिया गढ़नी हो तो क्या चीज है जो आपको दे दी जाए तो आप गढ़ देंगे? मैं कहूंगा दो चीजें, एक आजादी और एक टॉलरेंस, फ्रीडम और टॉलरेंस, स्वतंत्रता और सहिष्णुता। ये दो मूल्य आप मुझे दे दीजिए तो पूरी दुनिया के सारे बेहतरीन मूल्य इनसे निकल जाएंगे। आप सहिष्णुता मुझे दे दीजिए, लोकतंत्र अपने आप निकल जाएगा, बहुलवाद अपने आप निकल जाएगा। सहिष्णुता का मतलब होता है दूसरों की उन बातों को भी स्वीकार करना जो आपकी पसंद की नहीं है। मैं घर में रहता हूं, वहां मुझे मान लीजिए पनीर की सब्जी बहुत पसंद है और मेरे घर में दो सदस्यों को पनीर नहीं पसंद है, लेकिन जिस दिन मेरी पसंद का पनीर बनता है, घर के बाकी दो सदस्य भी उस सब्जी को नापसंद करने के बावजूद खाते हैं। तो अगर किसी दिन करेला बन गया, लौकी बन गई, तोरी बन गई और वो मुझे कम पसंद है, तो नापसंदगी होते हुए भी मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे भी उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे उस घर में जहां किचन एक ही है, साझा चूल्हा है, वहां सप्ताह में एक दिन करेला बनता है तो दूसरे लोग भी खा लेते हैं जिनको पसंद नहीं, और पनीर बनता है, तोरी बनती है तो तीसरे चौथे लोग खा लेते हैं जिनको वो पसंद नहीं। इस तरीके से एक साझा परिवार चल पाता है जिसका एक किचन है। वैसे एक राज्य में अगर सहिष्णुता है तो अलग अलग संस्कृतियां अपने खान पान के साथ रह पाती हैं, अपने त्योहारों के साथ जी पाती हैं, अपनी जीवन शैली और नैतिकता के साथ रह पाती हैं। इससे बहुलवाद बनता है, बहुसंस्कृति का एक मॉडल, बहुसांस्कृतिक मॉडल एक समाज का खड़ा होता है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनती है। और इसी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में लोकतंत्र पनपता है। लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार नहीं है, भूल जाइएगा ये। दुनिया में बहुत सारे दुनिया के देश हैं जहां लोकतंत्र है, लेकिन वहां असल में लोकतंत्र का केवल संस्थागत रूप है, इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन लोगों के पास अपना मत रखने की आजादी नहीं।
तो जब हम मतदान करने जाते हैं तो पहला शर्त उसकी क्या है, पहली शर्त क्या है, मेरे पास मत होना चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए। और आपने कहा कि नहीं यहां तो फला यही धर्म है, इसी की ओपिनियन सबसे सर्वोच्च है, इसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब मेरे पास मत रखने की आजादी थोड़े। आपने पहले से तय कर दिया कि मुझे किन किन मतों में से या किन किन मतों को चुनना पड़ेगा, इनसे इतर में नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां संसद है, चुनाव होता है, लोकतंत्र है, लेकिन वहां असल मायने में लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक विमर्श, लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, लेकिन वहां तानाशाही है लोकतंत्र के नाम पर। तो लोकतंत्र की आड़ में भी तानाशाही चल सकती है। असल लोकतंत्र कौन होता है? असल लोकतंत्र वो नहीं जो चुनाव और संसद से आता है। असल लोकतंत्र वो है जो सहिष्णुता की संस्कृति से आता है। टॉलरेंस है तो मतलब लोग सब अपने अपने मत रख सकते हैं, और जब अपने अपने मत रख सकते हैं तो मतदान के दिन अपने अपने मत के अनुसार मतदान करेंगे। पूरी तरह से कहते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मत भिन्नता हो सकती, मतभेद रह सकते हैं, तब एक अच्छा लोकतंत्र पनपता है। तो सहिष्णुता से लोकतंत्र अपने आप बन जाता है। उल्टा नहीं है कि संसद लोकतंत्र हो सहिष्णुता बन जाए, जरूरी नहीं, लेकिन सहिष्णुता होगी तो लोकतंत्र अनिवार्य होगा। और ऐसे दूसरी चीज, दूसरा मूल्य वो है आजादी। किसी का प्रभुत्व नहीं हो मेरे ऊपर, मेरे पास ऑटोनॉमी हो, स्वायत्तता हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकूं। इससे हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स निकलते हैं, और इन दोनों से समानता वगैरह अपने आप निकल आएंगी। अगर हर आदमी दूसरे की राय अपनी पसंद की ना होने के बावजूद उसको स्वीकार करता है, सहन करता है, तो इसका मतलब दूसरे को उसने क्या माना, दूसरे को उसने साध्य माना कि वो साधन नहीं है मेरा, दूसरा आदमी अपने आप में साध्य एंड है। और जब हर इंसान एक दूसरे इंसान को एंड मानता है, उसके मत को रिस्पेक्ट करता है, भले वो उसकी पसंद का मत ना हो, तो समानता अपने आप आती है। इसलिए दो मूल्य, आजादी और सहिष्णुता, मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं गणतंत्र के लिए। और इन्हीं में से ये दोनों मूल्य सबसे बेहतर तरीके से कैसे परिलक्षित होते हैं? आजादी और सहिष्णुता सबसे बेहतर तरीके से परिलक्षित होते हैं विमर्श से, कल्चर ऑफ डिस्कोर्स से, सवाल जवाब से। आप कोई भी सवाल पूछ सकें, कोई भी बात कह सकें, आपकी बात दूसरे को पसंद ना हो तो भी उस बात को खारिज करे, आपको धमकी ना दे, थ्रेटन ना करे। यही विमर्श मेरे समझ में सहिष्णुता और स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने, अभिव्यक्त करने का सबसे पावरफुल मीडियम है। इसलिए आज इसी गणतंत्र की आत्मा, जो उसका सोल है, उसका पूरा आधार है, उसको अगर हम कहें एक तरीके से कि उसको हम आजादी और सहिष्णुता के मूल्य के साथ जोड़े, तो उसी आजादी के मूल्य के साथ जुड़े इस विमर्श के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आज का दिन सबसे बेहतर है। तो एक मैंने गणतंत्र पर आपको बात कही, और उसके साथ साप्ताहिक विमर्श के सत्र की शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। इसका मैं एक आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्या स्ट्रक्चर इसका रहेगा। देखिए, सप्ताह भर आप एक सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो पूछ सकेंगे। एक सवाल मैंने कह दिया, एक सवाल नहीं, मतलब जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं आप पूछ सकेंगे। एक मेल आईडी इसके साथ नीचे स्क्रीन पर चल रही है और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में दी गई उस मेल आईडी पर आपको अपने क्वेश्चंस भेजने हैं। वो क्वेश्चंस कहां कहां से हो सकते हैं? जनरल डिस्कोर्स से हो सकते हैं, कोई भी सामान्य जो पर चर्चा चल रही है। जैसे मेरे पास जो सवाल आए हैं इस बार, जिन पर जो सामान्य सवाल है, बहुत सारे सवाल आए हैं जिन पर कहा गया कि आप डिस्कशन कीजिए। उनमें से कुछ सवाल मैं आपको पढ़ रहा हूं जिससे आपको अंदाजा हो कैसे सवाल लोग पूछ रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या यह नारियों के सशक्तिकरण का मॉडल हो सकता है? महिला सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण में अंतर, आत्मसंधान का क्या मतलब होता है? गांधी और अंबेडकर के चिंतन में मूल अंतर क्या है? क्या हमें सामाजिक न्याय की मनुवाद के खिलाफ की लड़ाई में ब्राह्मणवाद के सारे प्रतीक तोड़ देने चाहिए? ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं।
ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल फिलॉसफी के हैं कि हीगल की जड़ पदार्थ की अवधारणा क्या थी, और अलग अलग तरह के ऐसे कुछ सवाल में और आपको जो एक इसमें क्वेश्चन का हम लोगों ने बनाया है फोरम, अमर्त्य सेन के दर्शन, मूल दर्शन पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए। गांधीवाद की नकारात्मकता क्या है? एक गृहिणी स्त्री द्वारा किए जाने वाले पारिवारिक श्रम को आर्थिक श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाता। यह भारतीय समाज में लिंग भेद के साथ साथ संविधान में वर्णित समानता के अधिकारों के अतिक्रमण को प्रदर्शित करता है। एथिकल थ्योरी ऑफ हीगल, पर्यावरणीय नीति शास्त्र एवं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा। ऐसा आरोप लगाया जाता है कुछ कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने एक खास विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय इतिहास का लेखन किया है। प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य सही है? अगर है तो उन्होंने ऐसा क्यों और कहां-कहां किया? क्या भारतीय इतिहास का फिर से लेखन किया जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल, मतलब ये तो कुछ सवाल मैंने पढ़े, ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं। लगभग 70 से 75 सवाल इस वीक में हम लोगों को मिले। इन्हीं सवालों को, इनमें से कुछ सवाल अवधारणा से जुड़े हुए हैं जिनको जानने के लिए कुछ अवधारणात्मक चर्चा की जरूरत है, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। इतिहास कम्युनिस्ट विचारधारा से लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इस पर राय अलग अलग है। तो उस पर मैं भी एक राय दे सकता हूं, एक बात कह सकता हूं, लेकिन मेरी राय अंतिम नहीं। उसमें आपके पास अपनी बात रखने की, अपनी बात समझने की, और भी स्रोतों से जो जानकारी आ रही उसको लेकर अपनी बात को, राय को बनाना चाहिए। तो इस पूरे विमर्श में इस तरह के डाइवर्स सवालों को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि ये जो आपका साप्ताहिक सत्र होगा, इसमें जो सवाल सप्ताह भर में आएंगे उनको हम लोग 3-4 हेड्स में बांटकर डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका जवाब भी मैं दूंगा। एक हेड होगा जिसमें हम फिलॉसफी के सवालों का जवाब देंगे, एक हेड में एथिकल क्वेश्चंस जो आपने उठाए होंगे उनका जवाब होगा, और एक हेड में जो जनरल आपके दिमाग में, जैसे अभी कहा कि क्या ब्राह्मणवाद को तोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, तो क्या ब्राह्मणवाद के सारे प्रतीकों को तोड़ देना चाहिए, इस तरह के जो सवाल आपके मन में आते हैं इनको एक अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इससे होगा क्या कि मान लीजिए कोई आदमी फिलॉसफी में इंटरेस्टेड नहीं है, अब साप्ताहिक विमर्श में आपने 2 घंटे उसको बैठा लिया, उसने 2 सवाल फिलॉसफी का पूछा है, उसका इंटरेस्ट केवल उन सवालों में है, लेकिन उन सवालों का जवाब सुनने के लिए उसको 2 घंटे पूरे सवालों का जवाब सुनना पड़ रहा है। ये अच्छा है कि सब सवालों का जवाब सुने, चर्चा में पूरे समय शामिल हो, लेकिन हो सकता है वो शामिल ना होना चाहता हो, तो हम उसको बांध कर पूरा सत्र क्यों सुनवाएं? जो सवाल उसने पूछा उन सवालों के अलावा कौन कौन से सवाल डिस्कस हुए उसको पता हो, और जिस सवाल को सुनने का उसका मन हो उतना ही वो सुने। इस तरह का एक मॉडल सोचने के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम इस साप्ताहिक विमर्श को 3 या 4 खंडों में बांट देंगे। हर सप्ताह आए हुए 60, 70, 50 क्वेश्चन में से हम लोग 10, 12, 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। अगले हफ्ते अगर सवाल कम आएंगे तो इनमें से फिर सवाल ले लेंगे, और इस तरीके से साल भर जब ये प्रोग्राम चलेगा, अगर 10 सवाल, 12 सवाल एवरेज एक सप्ताह में आपको बताए जाएंगे, तो हर महीने 41 सवाल, साल भर में करीब 400 सवाल। तो कुछ समय बाद सवाल रिपीट होने लगेंगे, मतलब वो सवाल पहले भी डिस्कस हुए हैं, तो जो पुराने सवाल होंगे जो उत्तर नहीं दे पाए जिनका हम लोग, उनका उत्तर फिर देना शुरू कर देंगे। इस तरह से आइडिया होगा कि 1-1.5 साल में आपने जो सवाल पूछ रखे हैं उनको किसी न किसी तरीके से कवर कर लिया जाए। तो अब सवाल का जवाब कैसे होगा, इसके लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पर किसी ने पूछा, तो महिला सशक्तिकरण पर जितने सवाल होंगे उनको एक साथ कर लेंगे और उनको एक जगह जवाब उनका दे देंगे। गांधी अंबेडकर पर अगर सवाल आपने पूछा है तो उनका जवाब एक जगह दे देंगे। तो एक गांधी सीरीज, अंबेडकर सीरीज शुरू हो जाएगी, महिला सीरीज बन जाएगी, पर्यावरण सीरीज बन जाएगी, दर्शन की सीरीज बन जाएगी, एथिक्स की सीरीज बन जाएगी। तो किसी को कल साप्ताहिक विमर्श में से केवल एथिक्स का डिस्कशन देखना हो तो एथिकल वाली पार्ट में चला जाए, वो जहां 3-4 सवाल डिस्कस हुए उसको देखिए, महिला वाले पार्ट में जाके महिला वाला सवाल देखिए। ये मॉडल हम लोग इसका बनाएंगे, और इसके लिए मैं कोई लाइव आकर डिस्कोर्स करूं ये भी जरूरी नहीं, मुझे अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में जब जब समय मिलेगा आप सवाल पूछिए,
मुझे जब समय मिलेगा तब मैं उसका उत्तर, कभी एक सवाल का उत्तर रिकॉर्ड कर लिया, अगले समय बैठा दूसरे 2 सवाल का उत्तर रिकॉर्ड कर लिया। सुविधा के अनुसार, आप भी सुविधा के अनुसार सवाल पूछिए, मैं सुविधा के अनुसार जवाब दूं। तो 2 घंटे जवाब देने में कई बार हो सकता है मेरी रुचि न रह जाए, थका हूं, बहुत सारे क्लास लिए हूं, तो जब मुझे समय मिलेगा मैं 2 सवाल का जवाब रिकॉर्ड करवा दूंगा, और वो सवाल जवाब का सत्र फिर आपको सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार के दिन, जैसे मैंने कहा था, शुक्रवार के दिन वो सवाल जवाब का सेशन आपको दिखा दिया जाएगा और वो अपलोड रहेगा। बाकी लोग अपलोड होने के बाद जब उसको अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहेंगे, यूट्यूब पर जाकर देख सकेंगे। इस मॉडल के साथ मैं इस पूरे साप्ताहिक विमर्श के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। तो ये पहला वीडियो है इंट्रोडक्टरी, इसमें मैंने आपको इसका ढांचा बताया। अब हम लोग इस इंट्रोडक्टरी सत्र को समाप्त करेंगे और फिर जो इस सप्ताह में आए हुए सवाल हैं उन सत्रों को अलग अलग वीडियोस में शूट करेंगे। ये सारे वीडियो आज ही शूट किए जाएंगे, आज 26 जनवरी को ही शूट किए जाएंगे, लेकिन इनका वीडियो मैं अलग कर रहा हूं, जिससे साप्ताहिक विमर्श का ढांचा क्या है इसको आप अलग समझ लें। और अब इसके बाद ब्राह्मणवाद मनुवाद वाला सवाल, फिर उसके बाद स्त्री वाला सवाल, गांधी अंबेडकर वाला सवाल, इन सवालों के साथ हम लोग पहला सत्र करेंगे। फिर उसके बाद दर्शन वाले सवाल, एथिक्स वाले सवाल, उन पर क्रमशः जाएंगे और उनका अलग अलग सत्र करेंगे। ये प्रोग्राम आज सब शाम तक अपलोड हो जाएंगे, तो इससे आप 26 जनवरी से अपने विमर्श के इस क्वेश्चन आंसर सेशन के जो सवाल आपने पूछ रखे उनके जवाब आप सुनना शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया। अब आप मिलिए या इसके बाद के वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं उनको देखिए, उनमें जो आपके सवाल आपने पूछ रखे हैं उनका जवाब दिया गया है।